भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो एवं ग्राफो से बना है। इनमें जियो का अर्थ है पृथ्वी यानी अर्थ तथा ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना यानी टू डिस्क्राइब। अतः जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल संपूर्ण पृथ्वी के बारे में वर्णन करता है। दूसरे शब्दों में भूगोल पृथ्वी के वर्णन या अध्ययन का विषय है। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरैटस्थनीज ने किया। इसलिए इरैटस्थनीज को भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है। चूंकि भूगोल पृथ्वी के अध्ययन का विषय है, इसलिए अध्ययन की शुरुआत हम पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ से करें। अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम प्रश्न उत्पन्न होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ किससे हुई, कब हुई, कैसे हुई। अध्ययन से उत्तर मिलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पूर्व सूर्य से एक लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई। फिर उत्सुकता उत्पन्न होती है कि सूर्य की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द सन किससे हुई। अध्ययन से उत्तर मिलता है नेबुला से हुई। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि नेबुला की उत्पत्ति किससे हुई। उत्तर प्राप्त होता है गैलेक्सी से। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि गैलेक्सी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी किससे हुई। उत्तर मिलता है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स किससे हुई। उत्तर मिलता है किसी से नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वयं से हुई। अर्थात यहीं आकर उत्पत्ति के पैतृक पिंड संबंधी यक्ष प्रश्नों को विराम मिलता है। अतः भूगोल यानी जियोग्राफी विषय के अध्ययन की शुरुआत ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से होती है। अर्थात भूगोल विषय का प्रथम अध्याय है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। भूगोल में ब्रह्मांड का अध्ययन मुख्यतः दो भागों में विभक्त करके किया जाता है। नंबर 1 ब्रह्मांडोद्भव क्रिया यानी कॉस्मोगोनी। नंबर 2 ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। किंतु इनके अध्ययन के पूर्व हम ये समझें कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अतः ब्रह्मांड की परिभाषा पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित एवं अनंत आकाश यानी शून्य को अंतरिक्ष अर्थात स्पेस कहते हैं। इसी अंतरिक्ष में अनेक तारे यानी स्टार्स, ग्रह यानी प्लैनेट्स, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, उल्का यानी मीटियोर, धूमकेतु यानी कॉमेट्स आदि खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों यानी सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें छोटे छोटे परमाणु सेल, गैलेक्सी सेल एवं विशाल पुंज भी सम्मिलित हैं। ब्रह्मांड के लिए भूगोल में कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कॉस्मोस का अर्थ है सुव्यवस्था। अर्थात ये खगोलीय पिंड परस्पर कभी टकराते नहीं, पथ विचलित नहीं होते, दिग्भ्रमित नहीं होते, गतिहीन नहीं होते, अपितु एक निश्चित परिपथ पर, निश्चित दिशा में, निश्चित दूरी पर, निश्चित गति से निरंतर परिक्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। अब हम ब्रह्मांड का अध्ययन जैसा कि बताया गया है दो भागों में विभक्त करें। नंबर 1 ब्रह्मांडोद्भव की क्रिया या ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक सिद्धांत यानी कॉस्मोगनी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से करीब 15 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसका कोई चश्मदीद गवाह या दृष्टा ना था, ना है। अतः इसकी जानकारी के लिए कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं, किंतु उनमें मुख्यतया 3 सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित हैं। वे हैं नंबर 1 महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। नंबर 2 सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी। नंबर 3 दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी।
नंबर 1, महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से संबंधित सर्वाधिक प्रचलित एवं सर्वमान्य सिद्धांत हैं। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, इस सिद्धांत के पूर्व कुछ अन्य परिकल्पनाएं प्रचलित थीं। प्रारंभ में ग्रीक निवासी क्लाडियन टॉलमी जैसे दार्शनिक एवं खगोलवेत्ता मानते थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य एवं सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। 140 ईस्वी में प्रस्तुत इस मत को भूकेंद्रित संकल्पना यानी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की संज्ञा दी जाती थी। इस मत का खंडन 16वीं शताब्दी में हुआ, जब पोलैंड के निवासी खगोलवेत्ता कॉपरनिकस ने यह मत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम 1543 में पृथ्वी को ग्रह के रूप में परिभाषित कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने यानी रिवॉल्विंग अराउंड द सन की जानकारी दी। इसे सूर्य केंद्रित संकल्पना यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया। इस संकल्पना के फलस्वरूप खगोल विज्ञान के अध्ययन की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे कॉपरनिकस क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। कॉपरनिकस को ही इसी कारण आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। जोहान्स केपलर 1571 से 1630 ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी दी और इन्होंने भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया। इसलिए जोहान्स केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। इसी दौरान 1610 में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। इसके माध्यम से ब्रह्मांड के अध्ययन में एक नया आयाम जुड़ा, तथ्यों की प्राप्त जानकारी में और परिवर्तन आया। 20वीं सदी में आकर दूरबीनों का वृहद पैमाने पर प्रयोग हुआ और इनकी क्षमता में विस्तार हुआ। तब पता लगा कि ब्रह्मांड मानव की कल्पना से कई गुना विशाल है तथा ये संख्या में अनगिनत है। 1925 में अमेरिकी खगोलवेत्ता एडविन हब्बल ने यह मत उजागर किया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और फैलने की गति भी बढ़ती जा रही है। हब्बल के इस मत ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के विषय में भी प्रकाश डाला। प्रश्न ये उठा कि जब ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है तो एक दिन ऐसा भी रहा होगा जब ये एक अत्यंत सघन और लघु पिंड के रूप में रहा होगा। इसी अनुमान को आधार बनाकर बेल्जियम के खगोलवेत्ता एब जॉर्ज लेमेंतर ने 1931 में अपने ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो बिग बैंग सिद्धांत के रूप में प्रचलित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार आदिकाल में संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ यानी कॉस्मिक मैटर्स अति सघन पिंड यानी सुपर डेंस बॉडी के रूप में एक स्थान पर थे। कालांतर में अति उच्च ताप एवं दाब के कारण उस पिंड में विस्फोट हो गया। उस पिंड के विस्फोट यानी कॉस्मिक एक्सप्लोजन से ही ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई। वह विस्फोट आज से करीब 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ। विस्फोट के पश्चात समस्त पदार्थ पुंजीभूत होकर यानी इन क्लस्टर्ड वे में चारों ओर दिशाओं में फैल गए। यही पुंजीभूत पदार्थ कालांतर में आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के रूप में परिणित हो गए। विस्फोट के पश्चात प्रारंभ में इन पदार्थों के बाहर की ओर प्रसरण की गति तीव्र थी, किंतु धीरे धीरे गति में ह्रास आता गया और एक सीमा पर पहुंचकर ये पदार्थ रुक गए। जहां पर ये पदार्थ रुक गए वहीं पर ब्रह्मांड की सीमा बनी। यह सीमा केंद्र से 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर बताई जाती है। इस प्रकार एब जॉर्ज लेमेंतर के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने की। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत की कृत्रिम रूप से पुनरावृत्ति कराने के लिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा में स्थित एक LHC नामक भूमिगत महामशीन यानी प्रयोगशाला, जो कि 27.4 किलोमीटर लंबी है, में वैज्ञानिक महाप्रयोग सर्न नामक यूरोपीय संगठन के तत्वाधान में चल रहे हैं। इस विशाल शोध परियोजना में 65 देशों के करीब 9,000 वैज्ञानिक, जिनमें 88 भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं,
उस हिग्स बोसान कण या द गॉड पार्टिकल का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका अभी तक अस्तित्व सिर्फ सैद्धांतिक गणित में ही है। नंबर 2, सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी और कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। यह ब्रह्मांड उत्पत्ति के विषय में दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। यह प्रथम सिद्धांत अर्थात बिग बैंग सिद्धांत का संशोधन मात्र है और उस सिद्धांत की आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में एडविन हब्बल द्वारा प्रस्तुत किया गया। एडविन हब्बल ने 1925 में ब्रह्मांड विस्तार के नियम यानी लॉ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स में दो मुख्य तथ्यों को प्रस्तुत किया था। नंबर 1, ब्रह्मांड फैल रहा है। नंबर 2, ब्रह्मांड का बाहर की ओर घनत्व बढ़ रहा है। प्रमाण स्वरूप उन्होंने डॉपलर प्रभाव के आधार पर ब्रह्मांडीय किरणों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉस्मिक रेज घटने का उल्लेख किया था। एब जॉर्ज लेमेंतर ने ब्रह्मांड के फैलने को आधार बनाकर अपने बिग बैंग सिद्धांत का तो प्रतिपादन कर दिया, किंतु उसमें ब्रह्मांड के घनत्व बढ़ने के कारण का स्पष्टीकरण नहीं है। अपने सतत सृष्टि सिद्धांत में एडविन हब्बल ने इस कारण को स्पष्ट किया। एडविन हब्बल ने अपने सिद्धांत में बताया कि अति सघन पिंड यानी सुपर डेंस बॉडी के रूप में विद्यमान ब्रह्मांडीय पदार्थ में आज से करीब 15 अरब वर्ष पूर्व विस्फोट तो हुआ, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक बार में और एक साथ प्रक्षेपित नहीं हुआ, बल्कि केंद्र से बाहर की ओर पदार्थों का प्रसरण अनवरत यानी सतत बना रहा। प्रारंभ में इन पदार्थों के प्रसरण यानी एक्सपेंशन की गति तीव्र रहती है, किंतु जैसे जैसे ये पदार्थ बाहर की ओर प्रसरित होते जाते हैं, इनकी गति में ह्रास आता जाता है। एक सीमा पर पहुंचकर ये पदार्थ रुक जाते हैं। जहां पर ये पदार्थ रुक गए वहीं पर ब्रह्मांड की सीमा बनी। इस सिद्धांत के अनुसार भी ब्रह्मांड की सीमा केंद्र से 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर बनी, किंतु इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का अस्तित्व इस सीमा यानी 12.5 अरब प्रकाश वर्ष के बाहर भी है। नंबर 1, ऊर्जा के रूप में तथा नंबर 2, अदृश्य रूप में। नंबर 3, दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। यह अपेक्षाकृत नवीन सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन 1941 में डॉक्टर एलन संडेज ने किया। यह सिद्धांत बिग बैंग और सतत सृष्टि सिद्धांत दोनों का संशोधन है। सतत सृष्टि सिद्धांत में ब्रह्मांड के घनत्व बढ़ने का स्पष्टीकरण तो दिया गया, किंतु केंद्र से पदार्थों का बाहर की ओर प्रवाह 15 अरब वर्ष पूर्व से आज तक जारी रहना अव्यवहारिक सा लगता है। इसलिए सिद्धांत यानी दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेज द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सघन पिंड यानी सुपर डेंस बॉडी में विस्फोट होता है और विस्फोट के पश्चात सभी पदार्थ बाहर की ओर प्रक्षेपित हो उठते हैं। प्रक्षेपण के बाद प्रारंभ में पदार्थों के बाहर की ओर प्रसरण की गति अत्यधिक तीव्र रहती है, किंतु धीरे धीरे गति में ह्रास आता जाता है।
12.5 अरब प्रकाश वर्ष की सीमा पर पहुंचने तक ये गतिहीन हो जाते हैं और रुक जाते हैं। गति अवरुद्ध होते ही केंद्र इन्हें पुनः आकृष्ट कर लेता है और विपरीत प्रक्रिया, संकुचन की प्रक्रिया यानी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। समूचे पदार्थ कालांतर में संश्लिष्ट होकर पुनः एक सघन पिंड यानी सुपर डेंस बॉडी में परिणित हो जाते हैं। तत्पश्चात अति उच्च ताप एवं दाब के कारण पिंड में पुनः विस्फोट हो जाता है और पदार्थ बाहर की ओर प्रक्षेपित हो उठते हैं। 12.5 अरब प्रकाश वर्ष की सीमा पर पहुंचकर ये पुनः रुक जाते हैं और रुकते ही विपरीत प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और कालांतर में वे पदार्थ पुनः एक सघन पिंड में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें पुनः विस्फोट होता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन और विनाश की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया यानी साइक्लिक प्रोसेस है। प्रश्न है, ब्रह्मांड में नवीनतम विस्फोट कब हुआ और वर्तमान स्थिति क्या है? दोलन सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में नवीनतम विस्फोट आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। तब से यह निरंतर फैलता जा रहा है। प्रसरण की यह क्रिया अभी 290 करोड़ वर्ष तक जारी रहेगी। उसके बाद विपरीत प्रक्रिया, संकुचन की प्रक्रिया यानी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस प्रारंभ होगी जो 410 करोड़ वर्ष तक चलेगी। अब यदि सिद्धांत को सत्य मान लिया जाए तो हमारी कई मान्यताएं जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं, मान्य हैं, असत्य सिद्ध हो जाएंगी। जैसे अब तक मान्य मत के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष, सूर्य की 8.5 अरब वर्ष, पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष है। ये मान्यताएं गलत हो जाएंगी क्योंकि दोलन सिद्धांत के अनुसार तो ब्रह्मांड की उम्र 1.2 अरब वर्ष है। फिर सूर्य और पृथ्वी की उम्र तो इससे भी कम होनी चाहिए, जो कि अब तक की मान्यता के अनुसार ऐसा नहीं है। इसलिए दोलन सिद्धांत को परिकल्पना यानी ओसिलेशन हाइपोथेसिस माना जाता है। फिर भी इस सिद्धांत पर काफी शोध जारी है क्योंकि 1.2 अरब वर्ष का समय भी एक काफी बड़ी अवधि है।